अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. Watching News Eye with मेहर अब्बासी. नाजरीन, डॉन लीक्स का उलझा हुआ मामला रियासत में दोहरी बादशाहत की करिश्मा साजी है या फिर तीसरी बार मुंतखब वजीर आजम का बैक वक्त सभी हरीफों को हवा में उछाले रखने का पसंदीदा मशगला है. पनामा का मामला 540 सफ़ात की चार्जशीट और अब 5 लफ्जों की एक ट्वीट बराबर का तलातुम और वो भी बैक वक्त एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली. नाज़रीन, एक खबर की इशाअत 8 माह बाद सिविल और मिलिट्री नुमाइंदों की मुत्तफ़िका सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश, मगर वज़ीर आज़म के लेटर पैड और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दस्तखत के साथ जारी नोटिफिकेशन पर हंगामा बरपा. काबीना के एक वज़ीर के मातहत अफसर की बज़रिया एक ट्वीट रिजेक्शन और फिर दबंग वजीर दाखिला की वजाहत पर यह सवाल तो इब्स है कि तनाज़ा डॉन लीक्स का है या फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के गैर मुतवाज़िन होने का कि जो 70 दहाइयों में हल नहीं हो सका. वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी के 18वें पैराग्राफ की मंजूरी दी. वजारत इत्तलात और नशरियात के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ 1973 के आइन के मुताबिक, उसके रूल्स के मुताबिक एफिशिएंसी और डिसिप्लिन यानी कि END रूल्स के तहत कार्रवाई का और इसके साथ साथ तारिक फातमी साहब के पोर्टफोलियो लेने का हुक्म दिया गया और एडिटर जफर अब्बास और सिरिल अलमाइडा का मामला ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सपोर्ट कर दिया गया. अब चौधरी निसार हुकूमत वक्त के दीगर वज़रा से जो बन पड़ा वो बस ये वजाहत है कि वजारत दाखिला वज़ीर आज़म हाउस से तकनीकी तौर पर बालातर है कि जो रिजेक्ट हुआ है वो तो फ़कत एक रेफरेंस है. वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और अब मुमकिन है कि ये भी हुकूमत वक्त की खाम ख्याली हो कि जिन 4 अफराद को मुअत्तल करने का मुतालबा कौमी सलामती के तहत किया गया है, अगर वो ना हो तो रिजेक्शन की एक और ट्वीट नहीं आएगी. किंग वर्सेस डिफैक्टो किंग के इख्तियारात का मामला मुहिबुल वतनी से लेकर मुल्की पॉलिसियों और कौमी सलामती तक फैला हुआ वसी तर मामला है और अगर सजन जंदाल मुशर्रफ से मिले तो इसको आप डिप्लोमेसी के ज़ुमरे में देखते हैं, लेकिन अगर मुंतखब वज़ीर आज़म से मुलाकात हो तो मुहिबुल वतनी पर सवालिया निशान होता है. एहसानुल्लाह एहसान इज़ अनदर केस जो कौमी धारे में लाया जा रहा है तो ये दुरुस्त है और अगर सवाल उठा लिया जाए तो मुल्की पॉलिसियों के खिलाफ बात होगी. मुंतखब हुकूमतों की कारकर्दगी बजरिया ट्वीट चैलेंज हो तो वो भी दुरुस्त है. अस्करी इदारों की कारकर्दगी पर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सवाल उठाने की जुर्रत करे तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज करने के मुतरादिफ है. नाज़रीन, कल उस शेर ने अस्करी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, उनके रिजर्वेशंस को क्वेल करने के लिए एक इजलास तलब किया था रायगढ़ में कि जिन्हें साबिक वज़ीर आज़म गिलानी एबटाबाद सानेहे के बाद एक क्लर्क दिखते थे. एक वज़ीर आज़म, आज जो वज़ीर आज़म है उसकी क्लर्क से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है, बल्कि क्लर्क भी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है. इस वज़ीर आज़म को तो एक लाइन लिखने का इख्तियार नहीं है. इंडिया की पाकिस्तान के साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसका फैसला सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी. अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसका फैसला करेगी. अफगानिस्तान के साथ क्या हमारा ताल्लुक होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी. और फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी. कोई अपना इसमें जो है वो अपनी कोई किसी किस्म की पैरेलल पॉलिसी या पैरेलल गवर्नमेंट किसी को हम चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते. मियाँ साहब, आज आपकी हैसियत और आपके इख्तियार पर और सो कॉल्ड सिविलियन सुप्रीमेसी पर हम नहीं, हम साया मुल्क के दानिश्वर इंटेलिजेंसिया सवाल उठा रहे हैं. एक ट्वीट 70 साल बाद भी जमहूरियत के पैरों तले ज़मीन खींच ले तो तारीख से सीखे हुए सबक की दुरुस्तगी ज़रूरी है. आज वज़ीर दाखिला वा फैक्ट्री के मजदूरों से मुखातिब थे. नाजरीन, उन्होंने अपने तई कोशिश तो की कि जिसका जो हक है, जो दायरा कार है, जो इख्तियार है और जो हैसियत है वो बता दी जाए. इसी बहाव में वो मुल्क के उन खैर ख्वाहों का जिक्र भी कर गए कि जिनसे कोताहियां भी सरजद हुई लेकिन सवाल उठाने की जुर्रत कोई ना कर सका. कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं. मामला बड़े अजब मोड़ पर है कि जहां अपोजिशन खामोश, वजीर दाखिला बरहम, अस्करी की आदत गैर मुतमईन और डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट गुमशुदा है. क्या हुकूमत मजीद ट्वीट से बचने के लिए सालिम रिपोर्ट शाया कर देगी या फिर वजीर आज़म हाउस की हिफाजती दीवारों को मजीद ऊंचा करना पड़ेगा? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं. स्टेट दोस्तों, न्यूज़ आए. वापस
आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो जिसको मैं हफ्ते को नाजरीन एक ख़तरनाक स्टैंड ऑफ करार दे रही थी, वो स्टैंड ऑफ हुआ ही नहीं। एंड मे बी दैट्स मुल्की मुफाद में बेहतरी है। दैट बीइंग सेड, एक फ़ाइन लाइन ज़रूर होनी चाहिए जिधर दायरा इख्तियार जो है जिनका जिक्र होता है बार बार, आज वहाँ में भी चौधरी निसार भी जिक्र कर रहे थे, कॉल और फेल में इतना तजाद ना हो, कहीं ना कहीं प्यार से बैठ के, कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिवली बैठ के इस दायरा इख्तियार को, उन लाइंस को थोड़ा सा वाज़े कर दिया जाए तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। क्योंकि हफ्ते को 2:52 के ऊपर जो ट्वीट की गई, तब से लेके अब तक ये कहना गलत ना होगा कि इस मुल्क में नोशन सिविलियन सुप्रीमेसी के, इस मुल्क में सिविल मिलिट्री बैलेंस के हवाले से जो गुफ्तो शनीद और जिस प्रोग्रेस की बात हुई, जिस सेम पेज की बातें हम सुन रहे हैं, वो सब हवा में मुअत्तल हो गया है, वो ख़त्म हो चुका है सारा। हमारे साथ आज मौजूद हैं रमेश कुमार, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के, मेंबर कौमी असम्बली हैं। शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारा साथ दे रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट कॉलमनिस्ट तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। पहले तो समझा दीजिएगा बिफोर वी गेट ऑन टू अदर इशूज़ के ऐसा क्या रह गया जो नहीं किया गया, या कौन से ऐसे लूप होल्स थे या वैक्यूम रह गया था जिसके ऊपर ये करार पाया गया फौज की जानिब से कि दिस इज़ इनसफिशिएंट, या ये नोटिफिकेशन रिजेक्टेड है, या इट्स नॉट इन लाइन, सिफारिशात के हवाले से नॉट इन लाइन है? क्या रह गया, वो मज़ीद क्या है? देखिए, मज़ीद तो एक तो परवेज़ रशीद साहब का इशू है जो कि उसमें शामिल नहीं था, और दूसरा ये कि उनके ऊपर ये एक एडमिट किया करना था कि वाकई सिक्योरिटी ब्रीच हुई और इन लोगों ने की, वो भी उसमें मेंशन नहीं था, जो कि खुद इंक्वायरी ने ये फाइंडिंग की है फौज की तरफ से, तो वो फिक्रे नहीं ऐड हुए, वो इंक्वायरी ने लिखे। फिर उसमें जो बाकी लोग हैं उनकी डिसमिसल थी, लेकिन यहाँ सिर्फ पोर्टफोलियो वापस लिए गए और जाहिर था कि इनको कहीं और एडजस्ट किया जा रहा है। और ये 2-3 माह की एक वैंकलिंग, एक खासी आप कह लीजिए कि मुज़ाकरात के, अच्छा जी हम सिर्फ यही करना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे, वो बहुत मुश्किल से इस चीज़ के ऊपर आप इत्तफ़ाक़ राय कायम करके और एंड पे जो आप चीज़ दे रहे हैं वो मुख्तलिफ है। और फिर ये भी तय हुआ था कि जी रिपोर्ट साथ ही जो है उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो पब्लिक कर दी जाएंगी ताकि अवाम में कोई अभाम ना रहे, तो पब्लिक भी नहीं की। और उससे पहले जो ट्वीट जो नोटिफिकेशन इशू की उसमें ये अनोमलीज भी मौजूद थी। अब चीज़ ये है कि नेचुरली ये आर्मी चीफ जो है वो कोर कमांडर्स के साथ डिस्कस करते रहे, उनको जवाब दे था, और फाइनल ये हुआ कि ही टुक द कोर कमांडर्स इन पिक्चर के जी इन कॉन्फिडेंस कि मैंने ये चीज़ें जो हैं वो हुकूमत ने एग्री की हैं और इस तरह है। और जब आप उससे भी हट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने गेम खेल रहे हैं और उसको एक्सपोज कर रहे हैं अपने कमांडर्स के, जिनको उसने कमांड करना, आप उसको उनके सामने डाल रहे हैं कि भाई जाओ आप तुम टकरे मारते रहो उनसे। सो मकसद कहने का ये है कि ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं था जो गवर्नमेंट करती रही, उसमें कोई अबहाम नहीं था। ये एक इंटेंशनल चीज़ थी जो की गई, क्योंकि उनको भी ये पता है गालिबन, जैसे आपकी भी मेरी सबकी थोड़ी बहुत हमारी एनालिसिस होता है कि शायद ये असल लोग नहीं हैं, और अगर इनके साथ वही हैंडलिंग की गई जो रिपोर्ट में लिखा है तो ये फिर होना। अगर ये असल लोग नहीं है तो फिर माजरत के साथ जनरल बाजवा, जनरल राहील शरीफ की एक अनफिनिश्ड बिजनेस को रैप अप करना चाह रहे हैं, वो फिर इदारा जाती तो नहीं इस इशू, वो तो चाह रहे हैं मुख्य केस खत्म हो, आगे चले। अगर आपको भी ये कन्विक्शन है कि यार असल ये तो सिर्फ मोरे हैं, असल तो पीछे कोई और है। बिल्कुल, मैं एक चीज बताऊं, देखिए ना, बात है जब आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं तो गवाहों के बयान है। अब अगर 20 गवाह आके यही कहें कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने किया, तो इंक्वायरी भी यही फर्क है। इंक्वायरी अगर आप ये अदालत में ले जाएं तो वो भी यही होगा। इंक्वायरी वर्सेस इन्वेस्टिगेशन फर्क है। मगर मुशर्रफ, मुझे एक बात बताइए, ये बहुत से लोगों का मानना है कि इस केस के अंदर एग्रीव्ड पार्टी जो है वो फौज थी, तो अगर फौज को गिला शिकवा है द वे एक रिपोर्ट की, इंक्वायरी रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन को कैरी आउट किया जा रहा है और उन्होंने इसको वॉइस किया है या उससे आगाह किया है लोगों को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों एक स्पेसिफिक ऐनक से इस इशू को देखना चाह रहे हैं? चले मैं ऐनक उतार देता हूँ महर आप कहती हैं तो आप हम बगैर ऐनक के भी इसको देख सकते हैं। ये आप ऐनक के साथ देखें, बगैर देखें, काले चश्मे से देखें, बड़ा क्लियर है महर, चाहे मैं ऐनक लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि जो आपके सवाल की बुनियाद है वो बुनियाद ही गलत है। बुनियादी बेसिक असम्पशन और जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही गलत है। फौज अग्रीव पार्टी है,
फौज किस खाते में अग्रीव पार्टी है? या तो नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान का मजरू हुआ है या नहीं हुआ, यही आर्गुमेंट है ना। तो नेशनल इंटरेस्ट का गार्डियन इस मुल्क में जो हमारा ऐवान है और जो पार्लियामेंट है और जो अवाम की आवाज है, जो लोग हैं वो हैं, या फौज है जो एम्प्लॉइज पर मुश्तमिल एक इदारा है। और उस इदारे की हमें बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। वो नौजवान और वो अफसर अपनी जानों का नजराना रोज कुर्बान कर रहे हैं इस मुल्क पे। तो इसका और उसका इसको कंफ्यूज नहीं करना। उनकी इज्जत अपनी जगह, उनकी कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का रखवाला जो है, सबसे पहले तो बुनियाद हमने ये फैसला करना है कि क्या फौज है या अवाम है। और अगर अवाम है तो अवाम के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, जो ऐवान में बैठते हैं, और उनका जो सरबराह है जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर है, वो उसका इस वक्त नाम नवाज शरीफ है, जिससे बड़ी आग लगती है लोगों को, भाड़ में जाए। एक बंदा जो है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है, डिस्कशन है, ये एक बंदे के नाम की बेसिस पे नहीं है। आपको नवाज शरीफ से 100 मसले होंगे, मुझे शायद 200 मसले हों। बंदे को आप साइड को रखें। ये जो इदारा है ये अवाम का नुमाइंदा इदारा है, और नेशनल इंटरेस्ट का, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो करप्शन हो, इन सारी चीजों का जवाब दे और रखवाला पब्लिक ट्रस्ट का वो लोग हैं। अब फौज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करें, हमारे इंटरनल अब सिक्योरिटी में भी, क्योंकि वॉर की डेफिनेशन जो है तब्दील हो गई है, तो उनकी इनपुट हर जगह जो है जरूरी है। अगर कोई ब्रीच हुआ है तो जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब अगर हमें कोई मसला है प्राइम मिनिस्टर के साथ कि हम समझते हैं कि वो नेशनल, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है नेशनल इंटरेस्ट की और जनरल साहब की, मेरी और इनकी शायद मुख्तलिफ हो, और मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर महफूज रख सकता हूं, और जनरल साहब कहेंगे नहीं मैं रख सकता हूं। तो इस डिबेट को सर मॉडरेट करने का नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जाहिर बात है ये डिबेट तो असल इशू को ट्वीट करना बोनाफाइडी या मेलाफाइडी, किस नियत से? 100% मेलाफाइड। There is no excuse on planet Earth for this tweet made by DGISP. So आपको लग रहा है जानबूझ के, deliberately offensive होने के लिए ये ट्वीट? नहीं, not at all। मैंने मेलाफाइड कहा है, मैंने कहा ये गलत हुआ है। मैं ना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में ये सुनना चाहता हूं, ना किसी फौजी के बारे में ये सुनना चाहता हूं, ना हुसैन हक्कानी के बारे में, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी। किसी पाकिस्तानी के बारे में हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम ये फैसला कर लें कि ये जो है अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट का तयन जो है वो इस तरह से नहीं होता कि मैं आपके बगल के बियॉन्ड, आपके दिल के अंदर झांकूं और मेरे पास जो है firmly in the domain of the federal government, let's just keep it at that, of the civilian government. वो तो मैंने ओपनिंग में कहा कि अगर नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत है तो ये उनका काम है कि वो उसके रखवाले हैं और वो उसके जवाब दें। Okay. और अगर हमें अच्छे नहीं लगते तो इंशाल्लाह इलेक्शन होने वाला है। अगर नवंबर में नहीं हुआ तो मई में हो जाएगा। Before I move on, किस बात का दुख है? कि सारे हिब्बुल वतन पाकिस्तानी एक दूसरे को इस वक्त जो है इदारों की बुनियाद पे और असम्पशंस की बुनियाद पे गालियां देने पर तुले हुए हैं, बजाय ये देखने के कि ये एक बहुत अहम मौका है। पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट स्टेटस जो है उसको हासिल होने वाला है। पाकिस्तान सीपेक की वजह से और अच्छी कारकर्दगी हुकूमत की, कुछ चीजों में बड़ी अच्छी कारकर्दगी। मेरा तो सवाल सिंपल है, आप तो सीपेक पे पहुंच गए। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है, और मेहर साहब आपसे पूछ लेती हूँ, यूर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। जब एक इंस्टीट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं इन प्लेस, इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के लिए, इंट्रा मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन के लिए, बिटवीन इंस्टीट्यूशंस कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर इस तरह की ट्वीट का जवाब क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये, अगर आप मुझे समझा दें, क्योंकि आप ऑफेंड नहीं हुए, आपकी क़यादत ने इसको दिल पे नहीं लिया, तो आपको तो समझ आ रही होगी कोई मंतक इसके पीछे। पहले तो मैं, आज 1 मई है और लेबर डे है, मैं पूरी जो लेबर हमारी है, क्योंकि आज भी मैंने देखा है कि लेबर काम कर रही है और जो नहीं होना चाहिए था, कम से कम आज पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। अब आ जाएं आपके क्वेश्चन के ऊपर। पहली चीज़ तो ये, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैं समझता हूँ कि जनरल साहब ने जो है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप ले लिया और ये नोटिफिकेशन नहीं था।
मुझे लग रहा है कि जमहूरियत जो है, जमहूरियत का जो प्रोजेक्ट है उसका दिफा करने के लिए चंद एक कॉलमनिस्ट, चंद एक मीडिया के लोग रह गए हैं, बाकी आप सब मिलके उसका जनाजा धूम से निकाल रहे हैं। बट उसमें मेहर मजे की बात यह है कि सारी गालियां और सारी जिल्लत, बट नन ऑफ द क्रेडिट मिनिस्ट्रियां और ऐश जो है वो पीएमएल नून के लोग करें और वो आके आधे आधे और बिल्कुल वीक किस्म के डिफेंसेस पेश करें। आप या मैं या दीगर और लोग जो है वो जमहूरियत के हक में बात करें और फिर गालियां हम पे भी पड़े कि हम नूरे हैं, हम पटवारी हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का है, 2 दिन क्यों लगेंगे? ये उसी वक्त क्यों नहीं निकला? पीएमएल और पीपुल्स पार्टी ने इसी जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानी दी है। इंटरनल पाकिस्तान कहां पे खड़ा है हमें सारा पता है। आज हम इसीलिए आपके दिफा में बोल रहे होते, लेकिन आप भी तो बोले ना, हम बोल रहे हैं। मैं शेमफुली शाजिया, शेमफुली मुझे लग रहा है, बल्कि लग नहीं रहा, यकीन है कि तमाम तरह ऑपोजिशन कुछ अपनी खामोशी में, कुछ कॉम्प्रोमाइज में, कुछ अपनी सियासत के अंदर रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस है। जो जमहूरियत का प्रोजेक्ट है ना, जो बड़े दिल, सबसे शायद दिल के करीब पीपल्स पार्टी के ही है, जिधर सबसे बड़े बड़े कद काट के डेमोक्रेट्स हैं, जिधर आपके ताज हैदर से लेके आपके सेनेटर रजा रबानी जो आंसू मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उनको जस्टिफाई करते हुए आंसुओं से रोते हैं, वो पार्टी भी आज खामोश है और सियासत कर रही है। शुक्रिया मेहर। मैं भी चाहूँगी कि सबसे पहले, क्योंकि आज 1 मई है, मे डे के हवाले से मेहनत कशों को सुर्ख सलाम ज़रूर आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से करूँ। तो आपको आवाज़ आ रही है? लाउड एंड क्लियर अभी आ रही जी। मेहर, मेरा ख्याल है कि कुछ अल्फाज का चुनाव आपकी जानिब से भी मुनासिब होना चाहिए। आप यकीनन नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही हैं, लेकिन शेमफुली आप सियासतदानों को आप सारा क्रेडिट ले रही हैं। जब से आप कह रही हैं आप ही को जमहूरियत की फिक्र है, जब से आप कह रही हैं आपको नेशनल सिक्योरिटी की फिक्र है। अब आप मुझे बात कर लेने दीजिए और बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। नहीं करेंगे, आप बात यू आर एन एंकर, आप मेरी बात सुन ले जी। देखिए, आज की जो मामलात है इसमें ये 2 राय तो किसी की नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक चैलेंज का शिकार रहे हैं। इसकी वजूहात हैं, और हम अगर अपने आप को किसी जमहूरी मुल्क से कंपेयर करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी के साथ तरक्की को तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को कंपेयर शायद नहीं कर सकते। तो येस, दैट इज शेमफुल, लेकिन इसमें यकीनन बहुत लोगों का रोल है। आप एक फ्रेटर्निटी को हटा के दूसरी फ्रेटर्निटी को क्रेडिट दे रही है। मैं सबको क्रेडिट देती हूँ। मैं सियासतदान जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट के हैं, जर्नलिस्ट भी जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट के हैं, ऐसे भी हैं जो नहीं है, एंकर्स जो डेमोक्रेट कहलाते हैं और यकीन रखते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो देखिए, हर किस्म का शख्स, हर किस्म के लोग हर फ्रेटर्निटी में मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये मेजॉरिटी की डिमांड थी कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, तो लिहाजा हमने एक चीज़ अचीव की, बहुत कुर्बानियों के बाद अचीव की। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हमेशा PMLN को रिप्रेजेंट करते तो हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की पुलिस इन्होंने कह दिया, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करती। इदारों को इदारों की हद तक रहने दीजिए और इदारों को किसी जमात से लेबल ना कीजिए, वरना फिर आप वफाकी सतह पर भी इदारों को एक जमात से लेबल करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और वहीं पे कंफ्यूजन पैदा होती है। देखिए, आइन के अंदर इदारों का रोल दर्ज है, इदारों ने क्या करना है आइन में मौजूद है। जब इदारे अपने और इदारे के जो हेड्स हैं वो अपने काम को सही नहीं अंजाम देते, हम यही तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए ना, पार्लियामेंट के पीछे छुपते क्यों हैं? वो पार्लियामेंट में आए, एज लीडर ऑफ हाउस आए, वो बताएं कि इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं सबसे पहले जो ओनस है जी, वो इस मुल्क के इस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट, उसके हेड को देती हूँ, और वो है लीडर ऑफ हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर वो इस स्पेस को ना छोड़े तो इतनी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ बैठकर हम जिन्होंने इतनी तठाई है, आप जिन्होंने इतना कुछ कहा है इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल और हुसूल के बाद इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए, हमें यकीनन दुख होता है जब इस तरह की बातें सामने आए। लेकिन फिर ये बात तो आप वाजे हो गई ना, आप पर, मुझ पर, सब पर, कि अब भी सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, जो बैलेंस है, उसमें बहुत खामियां हैं और बहुत मसाइल हैं। लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी उन खामियों को सही करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या की जा सकती थी? ये डिबेट है। मैं इस वक्त ये नहीं कहूंगी कि जनरल साहब ज्यादा, मेरी बात को एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं एक सेकंड, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ज्यादा मुहिब्बे वतन हूं और दूसरा नहीं है।
यहाँ मिलिट्री भी उतना ही मोहब्बत करेगी पाकिस्तान को जितना मैं करती हूँ, और मैं भी उतना करती हूँ, ये मिलिट्री को भी सोचना चाहिए। तो हमें कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए। हम सोच रहे थे कि हम इतने मैच्योर हो गए हैं, एक 5 बरस की मुस्तकिल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, फिर ट्रांजिशन टू अनदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि वफाकी हुकूमत किस तरफ ले जा रही है हमें। मैं आपकी बात को बल्कि 2 कदम आगे लेके जाऊंगी। 2-3 बातें। एक तो मुझे लगता है कि सिरिल की ओरिजिनल स्टोरी कि सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट है किसी इशू के ऊपर, सिरिल को तो छोड़िए, अखबार को छोड़िए, मुझे लगता है इस ट्वीट ने मोहर सख्त कर दी है उस सिविल मिलिट्री डिवाइड पे और उस डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट पेजेस पे होने के ऊपर। तो मेहर मुझे बताएं, व्हाई इजंट द गवर्नमेंट नॉट रिस्पोंडिंग? व्हाई इजंट द गवर्नमेंट नॉट रिस्पोंडिंग? वेयर इज द डिफेंस मिनिस्टर? Where is the defense minister? And if an order has come from the prime minister's house, उसको नेगेट किया इंटीरियर मिनिस्टर ने। अपोजिशन ने तो कोई बयान कैसे दे जी? ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रहे हैं, कभी इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर खामोश है। इस खामोशी पर कोई कैसे रिएक्ट करे when you know we have a history of blunders in this country? How do you want us to react? नहीं, एक वक्फा ले लूँ शाजी, एक बताऊँ। एक तो मैं माजरत के साथ वक्फे से पहले नेशनल सिक्योरिटी पे जज्बात ही नहीं हो रही, वो तो अभी सिविलियन गवर्नमेंट के पास डोमेन नहीं है उसको अभी गौर फिक्र करने की, तो हम तो कहाँ दूर की एक वो हैं, उस पर नहीं हो रही। द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट पे हो रही हूँ, द सो कॉल्ड प्रोजेक्ट विच इज सो डेयर टू आवर हार्ट्स। सेकेंडली ब्रेक ले लूँ, उसके बाद सवाल ये था शाजिया, और ब्रेक के बाद इसके जवाब दीजिएगा, कि वो आसिफ अली जरदारी जब उनके साथियों को उठाया जाता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे छापा मारा जाता है, काके को बाहर भागना पड़ता है सिंध से, या फिशरीज के ऊपर छापा मारा जाता है, वो आसिफ अली जरदारी जो ईंट से ईंट बजा देते हैं उन बातों के ऊपर, आज वो खामोश क्यों हैं? सिर्फ ये बात है बीबी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जवाब लेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। जब ये खबर शाया हुई थी और इसको कौमी सलामती के खिलाफ करार दिया गया था, तो सबसे एक बड़ी आर्गूमेंट ये दी गई थी कि अब दुनिया के अंदर हमारी झगड़साई होगी, और दुनिया के अंदर जो एक स्टैंड लिया हुआ है कि हम लोग लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और हमारे लिए गुड और बैड तालिबान नहीं हैं, गुड और बैड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, वो बिल्कुल आपने इस खबर की वजह से वो सारी एक मिथ बन जाती है और फ़ौज को एक बुरी लाइट में पेश किया जाता है। नाज़रीन, आपको बताती हूँ, जब से ये ट्वीट आई है तब से भारत की इंटेलिजेंसिया, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो साबिक मिलिट्री ऑफिसर्स हों, उनकी जो ट्वीट्स हैं, जो दुनिया के अंदर जो राय जा रही है, वो 1-2 मिसालें आपके सामने पेश करती हूँ। समीर सरन है जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ हैं, दिफाई सियासी तज्जियाकार हैं। इनका कहना है डेमोक्रेसी वर्क्स, Pakistan Army rejects notification by PM Nawaz Sharif. Clearly, views of ISPR, the body elected by the people, must be supreme. यानी sarcasm के अंदर है कि भाई शायद ISPR ही अवामी नुमाइंदगान हैं। फिर जी आप देख रहे हैं कि ये नवदीप सिंह हैं, ये फॉर्मर मिलिट्री रिजर्विस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत में बार एसोसिएशन के। इनका कहना है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इशूज एन ऑर्डर, पाकिस्तान आर्मी सेज रिजेक्टेड, democracy and rule of law a far call in our neighborhood. फिर लास्ट बट नेवर द लीस्ट एक सदानंद धूम हैं, ये वाशिंगटन थिंक टैंक के साथ हैं, कॉलमनिस्ट हैं मारूफ। ये कहते हैं one measure of how much India and Pakistan have diverged over 70 years, try and imagine an Indian soldier treating an elected prime minister this way. यानी कि भारत और पाकिस्तान में फ़र्क समझिए 70 सालों का। तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम कि एक भारतीय वज़ीर आज़म को एक सोल्जर जो है वो उससे इस तरह मुखातिब हो या उसके गवर्नमेंट से इस तरह बात करे। सो सर, बड़ी आप लोगों की वाहवाह हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। शाजिया ने एक सवाल पूछा है, क्यों चुप हैं आप सब? क्यों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ किधर हैं? शाजिया ने जो सवाल पूछा है डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से, मैं समझता हूँ इसको इंटीरियर मिनिस्टर देख रहा है। चौधरी निसार ने जैसे ट्वीट आया और ट्वीट के ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया है हमारी पॉलिटिकल। जी शाजिया जी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की भी बड़ी सिलेक्टिव तरीका है सियासत करने का। असेंबली के फ्लोर पे तो ये ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान जा रहे हैं, तो ये इंप्रेशन ऐसे ही मेंबर्स क्रिएट करते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर। जी उस वक्त भी हमें तकलीफ होती है कि आज आप बैठ के हिंदुस्तान पे क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। जहाँ तक ट्वीट का सवाल है, या मैं डिफेंस के ऊपर आ जाऊँ, तो डिफेंस मिनिस्टर तो इस डॉन लीक्स की रिपोर्ट
रिपोर्ट से कबल ये कहते नजर आए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, ये तो कोई मामला नहीं है, ये तो अब खत्म होने वाला है, ये अब खत्म होगा। तो जब वो ये कहते नजर आए तो वो क्या वजह है कि इस तमाम जो अब नई एक कॉम्प्लिकेशन सामने आई है उस ट्वीट के बाद और उस ऑर्डर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आए, वो क्यों खामोश है? मतलब ये किसने, ये सिर्फ कैसे कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर ही जवाब देंगे? उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जवाब देने का और डिफेंस मिनिस्टर से कहा गया है कि वो चुप रहे, वो कुछ ना कहे इस मौके पर। सो दिस सीम्स अ लिटिल स्ट्रेंज टू मी। और अगर आप लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है इन ट्वीट से और ये आपको कातिलाना जहर कातिल लग रही हैं, तो आप तो वैसे ही सोशल मीडिया पे बैन करना चाह रहे हैं, लगा दें ट्विटर पर भी बैन, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत आसान है, आप ये कर दें चीजें। आप तो मुतासिर हैं बैन से। नॉर्मल ट्वीट्स और सोशल मीडिया के हवाले से जबरदस्त पॉइंट उठाया, आपको नॉर्मल ट्वीट्स और सोशल मीडिया के ऊपर बात ऐसी नहीं करते। नॉर्मल आपको जो लगे ना, जो चीज आपको नॉर्मल लगे वो ठीक है, जो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो वो आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी और नॉर्मल का फर्क है। हम अगर जमहूरियत की सही रिक्शा नहीं कर रहे हैं, सही रिक्शा नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वैसे ही ईंट से ईंट बजाने की स्टेटमेंट आती है। आज आपकी स्टेटमेंटें आ जाए, अगर आप समझते हैं कि हम जमहूरियत के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन के हवाले से हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं या जो उसको तोड़ रहे हैं हम उसको सही नमूने से तमीज़ नहीं दे रहे, तो आप अपना दिखाएं। अगर आप समझ भाई मेरे आप जरा तहम्मुल से काम ले, जरा तहम्मुल से काम ले। आपकी भी मैं जानती हूँ तकारीर कितनी किस तरह की, आप तहम्मुल से काम ले। आप ये हकीकत है कि आप लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं सोशल मीडिया से। ये तो और बात है कि ट्वीट सामने आ गई, आप लोग की परेशानी में इजाफा हो गया, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हैसियत में सामने आके जवाब तो दे। ये मीडिया सेल पे आप लोग एक ही बात पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर शाम को टॉक शोज पे बैठ जाते हैं कि जी ये नोटिफिकेशन नहीं था, ये फलानी चीज थी। ये सब आपकी मीडिया स्ट्रेटेजी बनी है, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाए एज ए गवर्नमेंट, स्ट्रेटेजी बनाए। आप पब्लिक करें ना रिपोर्ट, पब्लिक करें रिपोर्ट को। सब दो बातें, एक तो मुझे बताएं क्या अब फौज हमेशा पॉलिसी जो है वो कम्युनिकेट करेगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ट्विटर के जरिए, और दूसरा बताएं आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे मुहम्मे में अगर ये नहीं क्लियरली सामने आ रहे, ना रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं ना कुछ, किसी मुकद्दस गाय को बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप अगर पहले ही जो इस वाक़े के बाद चौधरी निसार की जो एक दो दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली कॉन्फ्रेंस देखें तो उसने कहा जी कि ये बड़ी सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और हम JIT ऑर्डर करेंगे। अच्छा JIT कोई नहीं की, फिर ये मामला जो है इसी तरह मट्टी पाव के चक्कर में रहे। अब बात यह है कि एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, वो सारे मानते हैं, वो चौधरी निसार ने भी मानी। अब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर रिपोर्ट बनाई अपनी मर्जी से जैसे भी किया, उसको पब्लिक करना क्या फ़ौज के सर पे एहसान है? जो जिम्मेदार है उनको सजा देना फौज के सर पे एहसान है? किसी को बचाना की कोशिश कर रहे हैं। पहले बात ये देखिए, हम यूं बात कर रहे हैं जैसे ये सिर्फ फौज का मसला था और ये बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत, बड़ा रहम व करम हो रहा है फौज के ऊपर कि जी आप इन लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको भाई आपके मुल्क में एक ब्रीच हुई है सिक्योरिटी की, प्राइम मिनिस्टर या लोग जो भी हैं वो जिम्मेदार है सब सजा देने के लिए, सबका मौक़िफ़ एक होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि पहले कहा गया, मेहर मैं आपको बताऊँ, पहले ये बात शुरू हुई, ये फरवरी में या जनवरी में मुकम्मल हो गई थी रिपोर्ट। पहले कहा गया जाके फौज को ये कहा जी हमने परवेज़ रशीद साहब के खिलाफ एक्शन ले लिया, अब इसी पे आप राजी हो जाएं तो ख़त्म करें। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, आप खुद एक्शन भी कर रहे हैं और फिर साथ कह रहे हैं कि इसी पे मुतमईन हो जाए। आपको कहा गया कि भाई जब आपने एक इंक्वायरी कराई है तो जो इंक्वायरी कहती है वो करें। अब उस पर आगे सौदेबाजियाँ शुरू कर दी। आप खुद अपना एक एतमाद जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं अदारे के साथ, और नज़र आ रहा है कि भाई आप धोखा देना चाह रहे हैं, आपको हेराफेरी करना चाह रहे हैं। सर एक बात बताइए, कैबिनेट कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी की अवेलेबल फोरम, हंगामी बुनियादों पे जनरल बाजवा फ़ोन कर सकते थे मियाँ साहब को, उनसे मुलाकात कर सकते थे। ये डिलिबरेटली ट्वीट करके पब्लिकली स्नब क्यों किया गया? ये मौका फराहम किया गया भारतीय इंटेलिजेंस को, मजे उड़ाए। मेरे तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, ये सूरत हाल पैदा नहीं होती अगर नून लीग कभी इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम के तहत काम करना जानती। ये तो किचन कैबिनेट 2-2.5 आदमी है जो सारा चला रहे हैं। लेकिन ये तायुन और ये असेसमेंट, तो आप कह रहे हैं लाशों के भूत बातों से नहीं मानते। ये नहीं, लेकिन इसमें अगर आप ये सारा किस्सा शुरू नेशनल सिक्योरिटी से करते कि जी ये ब्रीच हुई है, नेशनल सिक्योरिटी में हम मीटिंग बुलाते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए एक बड़ा वाज़ेह है, एक तो ये कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है ना, मैं इसको समझना बड़ा जरूरी है। जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ हो रहा है ये बड़ा जरूरी है और बड़ा अहम है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो गॉडफादर की रेफरेंस दी गई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में,
اس سے یہ شاید اثر ہوا ہمارے باقی اداروں پہ کہ دیکھیے کتنا فرنٹ فٹ پہ آ کے اور کتنے دلیری سے انہوں نے منہ پہ چماٹا مارا ہے ایک allegedly کرپٹ اور انکمپٹنٹ پرائم منسٹر پہ. تو ایک جو سوچ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید فوج کو یہ لگاؤ کہ اس کی جو مردانگی ہے اور اس کی جو جوش و ولولہ ہے پاکستان کو بچانے کا, اس پہ شاید سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائیں کہ دیکھو جج کتنے دلیر ہیں اور جرنیل جو ہے وہ چپ کر کے بلی ہو کے بیٹھے ہوئے. اب جو ہے جرنیلوں نے بھی جو ہے رکھ کے جو ہے چماٹ مارا ہے. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے جو سب سے زیادہ دکھ والی بات یہ کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کا بار بار آپ, میں, شازیہ اور باقی لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سب سے سپریم آفس ہے ملک کا, اس کی اپنی بقا اور اس کی اپنی جو ہے وقار, اس کا اپنا وقار ہے, اس کی بقا اور وقار کی فکر جو ہے باقی سب کو تو ہے لیکن بذات خود پرائم منسٹر یا ان کے کیبنٹ کو نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ آپ نے الیکشن کرایا, ووٹ دیے, پرائم منسٹر چنا, آپ نے جو ووٹ دیے اس میں آپ کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ آپ کا ملک ہے, آپ نے امانت کے طور پہ اس کو پکڑا دیا, تو ووٹ دینے کے بعد کیا لائسنس مل گیا اس کو کہ جو جی چاہے کرتا رہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ کون برداشت کر سکتا ہے کہ آپ اٹھائیں اور آپ نے الیکشن لڑ لیا اس لیے آپ کا حق بن گیا کہ آپ اٹھیں آدھا ملک بیچ دیں, آپ وہی کہہ رہے ہیں جو میں نے کہا, مرضی ٹھیکے دے کے پیسے کھا لیں, آپ جو چاہے کر لیں, آپ جس کو نکالنا چاہیں نکال دیں, جس کو ڈالنا چاہیں ڈال دیں. برا لگے گا آپ کو مگر اگر وہ صرف اجازت فوج کو ہے. نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میری بات دیکھیں اس کے اگر یہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے تو مدر معاشرہ کی پبلک کر دے نا. میں آج ایک چیز آپ کو, رکھوالا نہیں ہے اس ملک کا, رکھوالا صرف مہر can I say something? جی ایک سیکنڈ, ایک بات شازیہ کو نہیں بولنے دے رہے. شازیہ ایک بات کر لوں, جو آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے پرائم منسٹر کے پاس, وہ کبھی چیلنج نہیں ہوگی. اگر آج پرائم منسٹر آرڈر دے فوج کو, ایک سیکنڈ, اگر آج پرائم منسٹر آرڈر دے فوج کو کہ جی آرٹیکل 245 کے تحت میں آپ کو حکم دیتا ہوں جا کے فلاں کریں, اگر کوئی اس پہ چونچنا کر جائے میں ذمہ دار ہوں. اگر جی شازیہ, اگر یہی پرائم منسٹر کہے کہ میں تبدیل کرتا ہوں چیف عوامی اسٹاف کو یا ہٹایا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کو, ہائپوتھیٹکلی ان کے انڈر ہی ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. جہانگیر کرامت کی مثال موجود ہے. میرا ایک سوال ہے, آپ نے مجھے نیریٹو سنے ہیں, دونوں نیریٹو میں سمجھتا ہوں رپورٹ سے پہلے بہت زیادہ ایگریسیولی اب جا رہے ہیں. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ایک خبر سے فوج کے عزت میں کمی آئی تو کیا اس ٹویٹ سے وزیر اعظم کی عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ صرف یہ پوچھ رہی ہوں. میں زیدی صاحب کی بات سن رہی تھی. زیدی صاحب نے جو ججمنٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ گاڈ فادر کے بعد ایک کرپٹ پرائم منسٹر کے کو ایک سلیپ پڑا یا چپیڑ پڑی, یہ امپریشن تو ان لوگوں نے لیا نہیں. ان لوگوں یہ تو خوش ہو گئے کہ ہمیں گاڈ فادر, ہمارے پرائم منسٹر کو گاڈ فادر کہا گیا. ان کو تو ججمنٹ بھی سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو زیدی صاحب کی درست انٹرپریٹیشن ہے. بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. ناظرین, تشنگی رہ گئی, ایکچولی نہیں رہی, سب کچھ ادھر ہی ہے جدھر پچھلے 70 سالوں سے سب کچھ ادھر ہی ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.